हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब तक टैरिफ लगाया ट्रंप ने। अब तक तो कोई बात नहीं थी दोस्तों, लेकिन अब जो ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ी और नापाक चाल चली है दोस्तों, वो बिल्कुल भी भारत को बर्दाश्त नहीं होने वाला। बताएंगे रातों रात क्या बड़ा कदम उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। बालाकोट से जुड़ा है ये मामला दोस्तों, आप भी कहेंगे आखिर अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है, भारत को दिया बड़ा धोखा। तो वहीं इतने दिनों में अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तान ने कर दिया बड़ा दावा, अब अपने मुंह से ही कह दिया चाइनीज हथियारों ने किया था शानदार प्रदर्शन। यानी कि उसने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने चाइनीज हथियारों का किया था इस्तेमाल दोस्तों। साथ ही साथ क्या अरबों का मीट बेचकर अपने कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। अब डील करने के लिए इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ, मांगने लगे भीख। तो वहीं आपको बताएंगे कल आखिर ऐसा क्या है कि राफेल S-400 मिसाइल और ब्रह्मोस यूनिट को मिलेगा सम्मान। वहीं आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलाया CJI गवई को फोन। जूता फेंकने वाले मामले पर कह दिया हर भारतीय है नाराज। तो वहीं दोस्तों इस धनतेरस दिवाली क्या सोने के रंग पड़ने वाले हैं फीके। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ते सम्मान का और बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार बेचेगा अमेरिका दोस्तों। ट्रंप प्रशासन ने बालाकोट वाली मिसाइल डील पर लगा दी मुहर। बता दें अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 नए हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, जिस खबर ने भारत में तहलका मचा दिया है दोस्तों। अमेरिकी युद्ध विभाग यानी रक्षा मंत्रालय ने रेडियन के साथ $41.6 मिलियन के नए अमेरिकी अनुबंध के तहत पाकिस्तान को नवीनतम M120C8 और D3 आमराम मिसाइलें बेचने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों पर आमराम मिसाइलें ही दागी थी। इन दोनों मिसाइलों के मिलने से पाकिस्तान की हवाई क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल भविष्य में भारत के साथ होने वाले युद्ध के दौरान कर सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये मिसाइल अपनी दागो और भूल जाओ क्षमता, सक्रिय रडार और स्टील्थ विमानों सहित कई लक्ष्यों को भेजने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यह एक साथ कई खतरों पर प्रहार करने में सक्षम है। एक ठोस ईंधन मोटर द्वारा संचालित ये मिसाइल मेक 4 से अधिक की गति से वॉर कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों यह है अमेरिका की दोगली नीति। अमेरिका को यह पता होते हुए कि पाकिस्तान की झड़प सिर्फ भारत के साथ होती है, उसके बावजूद भी दोस्तों वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत पर उसने भारी भरकम टैरिफ लगाया है दोस्तों। और अब वो ये हथियार देकर दिखाना चाहता है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि अब भी अपना भारत बिल्कुल भी अमेरिका के सामने ना तो झुकने वाला है ना ही दबने वाला है। दोस्तों अमेरिका के इस कदम के लिए आपकी क्या राय है दोस्त, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार बेचने का भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन भारत वाकई में नहीं झुकने वाला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। साथ ही साथ आपको बता दे इधर आखिर भारत के खिलाफ ऐसे फैसले क्यों ले रहा है अमेरिका, क्या चीन के मॉडल से डर गया है। दोस्तों बता दें चीन की सफलता ने साबित कर दिया है कि दुनिया को अब अमेरिकी मॉडल की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि अमेरिका चीन को विचारधारा के कारण नहीं बल्कि डर की वजह से निशाना बना रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी स्टैक्स ने ये बात कही है। इनके मुताबिक चाइना ने अमेरिका के अधीन रहने से इनकार कर दिया है, एक सफल वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था बनाई। अमेरिका इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है, इसी कारण वो चीन के खिलाफ शीत युद्ध जैसी घेराबंदी की रणनीति अपना रहा है। इसमें एशिया में सैन्य शक्ति बढ़ाना, तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और सहयोगियों पर दबाव डालना शामिल है। सेक्स की चेतावनी ये है कि ये रास्ता टकराव को अनिवार्य बना सकता है। दोस्तों जेफरी ने ये बात ऐसे समय में कही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सामने टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी। ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका हर हथकंडे
डंडा आजमा रहा है। हाल ही में H1B वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी भी उनमें से एक है। भारत को रूसी तेल खरीदने के कारण बार बार धमकी दी जा रही है, जबकि यूरोप और चीन भारत के मुकाबले रशिया से कहीं ज्यादा ऊर्जा खरीदते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन और अमेरिका के बीच रस्साकशी की भारत को कीमत चुकानी पड़ रही है। दोनों ही देश भारत को अपने खेमे में रखना चाहते हैं। अमेरिका से तनाव के बीच भारत के रिश्ते चीन के साथ बेहतर हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ट्रम्प को यह पता होना चाहिए कि भारत अमेरिका की तरह बेवकूफ देश नहीं है। उसको सब समझ में आता है कि कैसे दोहरी चाल चल रहा है। अमेरिका कैसा दोगलापन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर वाकई में रशिया से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाना होता दोस्तों, तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति उन सभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाता जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं या कुछ भी व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उसने सिर्फ भारत को ही क्यों चुना? ये सारी चीजें दोस्तों बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि ट्रम्प अपनी पर्सनल खींच निकाल रहे हैं भारत से। वो बस अपनी पर्सनल मांग को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें इसी बीच भारत जितना टैक्स झेल रहे ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रम्प को दिया तगड़ा जवाब। कह दिया अगर दोस्ती करनी है तो पहले 50% में से 40% टैक्स को रिमूव करो। जी हाँ, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका को ब्राजील के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करनी है तो उसे ब्राजील के उत्पादों पर लगाए गए 40% अतिरिक्त टैरिफ को हटाना होगा। सोमवार को दोनों नेताओं के बीच हुई 30 मिनट की फोन बातचीत में लूला ने यह संदेश 2 टूक शब्दों में दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और आगे संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। बातचीत के दौरान लूला दा सिल्वा ने ट्रम्प को बेलेम में होने वाले आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन बोले तो क्लाइमेट समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। यानी कि दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का क्लियरली कहना है कि दोस्ती हो तो बराबरी की शर्तों पर होनी चाहिए, अन्यथा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इधर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी दोस्तों अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने भारत की पड़ोस प्रथम की नीति पर जोर देते हुए कहा कि ये ऐसा दौर है जब दुनिया हर दिन और अधिक अस्थिरता और कंपटीशन देख रही है। अमेरिका से जारी तनाव पर भी परोक्ष रूप से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि सभी राष्ट्रों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। भारत की नियति भी ऐसी ही प्रतीत होती है कि उसका उदय बेहद अस्थिरता भरे युग में होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में छात्रों से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत को ऐसी अस्थिरता के बीच आगे बढ़ने की रणनीति बनानी होगी और आगे बढ़ना जारी रखना होगा। इससे पहले दोस्तों परसों ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका के साथ होने वाली व्यापारिक डील को लेकर कहा था कि भारत अमेरिका के साथ कोई भी डील तभी तय करेगा जब उसकी रेड लाइंस का सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर रेड लाइंस का तात्पर्य भारतीय बाजार में विदेशी डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार से है। अब इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान ने दावा किया है दोस्तों खुद से कि मई में भारत के साथ 4 दिनों तक चले युद्ध के दौरान चीन निर्मित हथियारों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। ये दावा पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बताया। दोस्तों जनरल चौधरी ने ये दावे तब किए हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों को मार गिराया था। इस दौरान भारतीय हथियारों की मारक क्षमता देखने को मिली थी। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम हर तरह की तकनीक के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हथियारों को लेकर कहा कि बेशक हाल ही में चीनी प्लेटफार्मों ने असाधारण प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि मई में हुई झड़पों के दौरान उसने जीत हासिल की, लेकिन वो भारत को हुए किसी भी तरह के नुकसान का कोई सबूत पेश न कर सका। वहीं भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों बल्कि उनके एयरबेसों को कैसे तबाह कर दिया। दोस्तों तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पहुंच गए मलेशिया और जाते ही फैला दिया भीख का कटोरा और कहने लगा अगर मलेशिया साथ दे दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए IMF के कर्ज से आजाद हो जाएगा। बता दें आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक बार फिर मदद के लिए हाथ फैला रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बार मलेशिया पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करके निवेश और साझेदारी का नया राग छेड़ा है।
2 दिवसीय यात्रा 6 से 7 अक्टूबर के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें शरीफ ने साफ साफ कहा कि अभी पाकिस्तान को IMF कार्यक्रम की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर मलेशिया साथ दे दे तो हम IMF से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार गिरती चली गई। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता चला गया और महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में IMF की मदद के बाद अब शरीफ सरकार नई चाल चल रही है ताकि वो मलेशिया के जरिए आर्थिक सहारा तलाश सके। विश्लेषक मानते हैं कि शरीफ की यह कूटनीति दोस्ती की आड़ में आर्थिक कटोरा फैलाने जैसी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के उद्यमियों को मिलकर संयुक्त निवेश यानी जॉइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक बुनियादी मजबूत हो सके। शरीफ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर ये सहयोग हुआ तो पाकिस्तान जो है वो IMF को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अपना कर्ज उतारने के लिए अब मलेशिया के सामने हाथ फैलाने की, भीख मांगने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। वहीं दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि क्या मीट बेचकर कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट करने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मलेशिया को $200 मिलियन यानी करीब 18 अरब का मीट एक्सपोर्ट कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपका आभारी रहूंगा, लेकिन मैं मलेशिया के आयातकों और अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि मीट एक्सपोर्ट का यह कोटा बाजार मूल्यों पर विनियमित किया जाएगा। जी हां, ऐसे में शहबाज शरीफ के लगातार भीख मांगने पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भीख के पैसों पर ही चल रहा है क्योंकि खुद का कोई वजूद है ही नहीं, खुद का कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से पाकिस्तान में मौजूद थी अब वो भी जा चुकी हैं दोस्तों, और जो बची हुई है वो भी लगातार पाकिस्तान को छोड़ने की जरूरत में लगी हुई है क्योंकि विदेशी कंपनियों को पता है कि पाकिस्तान उनके लिए बाजार है ही नहीं, उल्टा पाकिस्तान में सिर्फ घाटा ही हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना की कई खास यूनिट्स को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 स्क्वाड्रन और लॉयटरिंग म्यूनिशन यूनिट को यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, यानी यूनिट सिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक इस साल कुल 97 पुरस्कार और 6 यूनिट प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। ये सम्मान उन यूनिट्स और अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने असाधारण दक्षता, रणनीतिक कौशल और देश की वायु सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वायुसेना दिवस के अवसर पर यह सम्मान समारोह भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत और आधुनिक क्षमताओं का प्रतीक होगा। तो वहीं दोस्तों रशिया और यूरोपीय देशों के बीच चल रहे तनातनी के बीच यूरोपीय संघ यानी EU की प्रमुख और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन ने सोमवार को यूरोपीय संसद में सांसदों को चेतावनी दी है कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फूट डालो नीति का शिकार न बने। उन्होंने कहा कि यूरोप को एकजुट होकर 450 मिलियन यूरोपीय नागरिकों के लिए काम करना चाहिए। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तब सामने आया है जब इस सप्ताह गुरुवार को संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों पर मतदान होना है। ये प्रस्ताव यूरोपीय संसद के 2 धड़ों वामपंथी गुट और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी गुट द्वारा लाए गए हैं। मामले में वामपंथी गुट ने वॉन डेर लेयन पर नुकसानदेह व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने और गाजा में अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। वहीं दक्षिणपंथी यूरोप के लिए देशभक्त नाम से प्रचलित समूह ने अत्यधिक प्रवास, खाद्य सुरक्षा खतरे में डालने और किसानों की अनदेखी जैसे मुद्दों पर हमला बोला है। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रविवार को हजारों लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उन्होंने गाजा में इजरायली सेना द्वारा किए जा रहे कथित नरसंहार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जमात इस्लामी बोले तो JI द्वारा आयोजित इस रैली में लोगों ने शाहराह फैसल पर मार्च किया और हाथों में फलस्तीनी झंडे व हमास नेताओं की तस्वीरें लिए हुए ब्लैक कार्ड्स दिखाए। रैली का मकसद फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाना और पाकिस्तान की सरकार से यह आग्रह करना था कि वो अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी न दें जो फलस्तीनी जनता की इच्छा के खिलाफ हो। शहर के विभिन्न हिस्सों से आने वाली दर्जनों कारवां नर्सरी बस स्टॉप के पास एक विशाल जुलूस में परिवर्तित हो गई, जिसमें लोग मोटरसाइकिल, कार और बसों में शामिल हुए। JI प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने सरकार को चेतावनी दी कि पाकिस्तान की फलस्तीन नीति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो वहीं बता दें चीन ताइवान तनाव पर सनसनीखेज खुलासा ISW की रिपोर्ट से हिल जाएगा दिमाग। दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर द
द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने चीन और ताइवान के बीच तनाव को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों, ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जहाज ताइवान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र खासकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या यूं कहे EEZ में नकली ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS सिग्नल भेज रहे हैं। ये संज्ञानात्मक युद्ध कॉग्निटिव वॉरफेयर की एक सुनियोजित रणनीति है जिसका लक्ष्य ताइवान की विभिन्न घुसपैठों इंट्रूजन प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना है। इससे चीन ताइवान के सूचना तंत्र को भ्रमित कर सकता है और उसके खतरे की पहचान तथा प्रतिक्रिया तंत्र को कमजोर कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले भी कई चीनी मछली पकड़ने वाले जहाजों ने ताइवान के जल क्षेत्र में झूठे AIS सिग्नल उत्सर्जित किए थे। इनमें से एक ने रूसी युद्धपोत की नकल की थी जबकि दूसरे ने चीनी कानून प्रवर्तन पोत का भेष धारण किया था। स्टार बोर्ड मैरीटाइम इंटेलिजेंस के आंकड़ों का जिक्र करते हुए रिपोर्ट बताती है कि अगस्त और पिछले महीने के दौरान चीनी मछली पकड़ने वाली नाव मिनशियू 06718 ने ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरते हुए समय समय पर अपना AIS सिग्नल और हाई शून 15012 नामक पोत का सिग्नल भेजा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चीनी जहाज ताइवान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में नकली ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सिग्नल भेज रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें आखिरकार बांग्लादेश में क्या खिचड़ी पका रहा है ISI। इस सूचना के मिलने के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड में। दोस्तों, बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच वहां की सेना और ISI की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के बीच काफी तनाव देखने को मिला था। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी अच्छे थे और पाकिस्तान के साथ दूरी बनी हुई थी, लेकिन अब वहां के हालात बदल चुके हैं। हाल ही में ISI के कई अधिकारियों ने बांग्लादेश के कई दौरे किए। बांग्लादेश में अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ने की आशंका बनी हुई है। दरअसल शेख हसीना की सरकार गिरने के दौरान बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति थी उस समय में बांग्लादेशी सेना ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत शांति बहाली की मांग की थी। ऐसे में बांग्लादेश और भारत के संबंधों में सुधार की एक गुंजाइश दिखाई दे रही थी। हालांकि ISI की हालिया गतिविधियों की वजह से अब वो भी उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें इमैनुअल मैक्रोन को लगा बहुत बड़ा झटका। एक महीने भी कुर्सी पर क्यों नहीं टिक पाए फ्रांस के प्रधानमंत्री। यानी फ्रांस में एक साल के भीतर चौथे प्रधानमंत्री का इस्तीफा। दोस्तों, बता दें फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने एक महीने में ही इस्तीफा दे दिया। बजट पेश न कर पाने और राजनीतिक गतिरोध में नाकाम रहने के बाद लोकार्नु ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लोकार्नु के इस्तीफा देते ही पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई है। फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकार्नु ने यह इस्तीफा कैबिनेट गठन के कुछ ही घंटों बाद दिया। लोकार्नु के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था जिसका वे सामना नहीं कर पाए। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट गठन के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक से पहले ही लोकार्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल लोकार्नु को यह अंदेशा हो गया था कि उन्हें अब संसद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किरकिरी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। दोस्तों, फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। पार्टियों ने बायरू और उनके पूर्ववर्ती मिशेल बार्नियर का समर्थन की बात कही थी, लेकिन पार्टियों के बजट प्रस्तावों का समर्थन करने से इनकार करने के बाद दोनों को विश्वास मत में से हटा दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CJI गवई से की बात जूता फेंकने की कोशिश पर बोले हर भारतीय नाराज है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 6 अक्टूबर को एक वकील ने CJI BR गवई पर हमला करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीफ जस्टिस से बात की और इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अत्यंत निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस BR गवई ने जो धैर्य दिखाया है उसकी मैं सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI BR गवई की कोर्ट में हंगामा किया। आरोप है कि वकील ने CJI से दुर्व्यवहार किया। उसने कोर्ट में नारे भी लगाए जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गई। जब CJI की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों के एक मामलों की सुनवाई के लिए मेंशन सुन रही
थी। तभी वकील भड़क उठा। बताया जा रहा है कि वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का भी नारा लगाया। हालांकि इस दौरान सीजेआई गवाही शांत रहे और सुनवाई जारी रखी। हंगामे के बाद सीजेआई ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से कहा कि हम इस तरह की हरकतों से प्रभावित नहीं होते और सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट के काम में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। हंगामा करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित डीसीपी कार्यालय में लेकर जाया गया और पूछताछ की गई। इस घटना के बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की है। वहीं इससे पहले कांग्रेसी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर उच्चतम न्यायालय परिसर में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे संविधान पर हमला करार दिया। कह दिया कि इस हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस हमले को आरएसएस की 100 साल की नफरत का नतीजा बता दिया। यानी इस मामले में भी बीजेपी को आरएसएस को घेरने की कोशिश की है दोस्तों कांग्रेसियों ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस हमले को कट्टरता से प्रेरित बताया। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार में 2 चरणों में होगी वोटिंग। आखिर किस जिले में कब होगा चुनाव, बता दें। बिहार में चुनावी सायरन बज चुका है। राज्य की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। इस दिन 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। इस बार के चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर है। इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स हैं। तो वहीं पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें की गोपालगंज, सीवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरा चरण जो कि 11 नवंबर को होगी, उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर ये जिले शामिल है दोस्तों। वहीं 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी दोस्तों। तो ये फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। इसी बीच बिहार चुनाव की तारीख सामने आते ही भड़क गई कांग्रेस दोस्तों। कहने लगी क्या मरे हुए लोगों ने मोदी को वोट दिया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को घेरा। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे बिहार में बांग्लादेश और नेपाल के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन जब वे नाम हटाते हैं तो उन्हें किसी भीत था कथित घुसपैठिए का नाम नहीं मिलता। आपने घुसपैठ के इर्द गिर्द राजनीतिक आख्यान क्यों बनाया। आखिर घुसपैठिए कहाँ है। अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने मृत लोगों को हटा दिया है। क्या इन मृत लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी को वोट दिया था। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता हर दिन एक काले बादल के नीचे आ रही है। ये कहना है दोस्तों पवन खेड़ा का। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में 40 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन गौर इस बात पर भी करना है कि बिहार का चुनावी नतीजा केवल एक राज्य के चुनाव का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी रिफॉर्म, वोट चोरी के विपक्ष के मुद्दे का भी नतीजा निकलेगा। दोस्तों बिहार चुनाव पर आपकी क्या निजी राय है। आपके हिसाब से कौन होगी विजयी पार्टी और कौन हो सकता है अगला सीएम। पार्टी के हिसाब से अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, यानी अनुमान जरूर लगाइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर लगे बैन को हटाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट जाएगी रेखा गुप्ता सरकार। दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए इस दिवाली एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार दिवाली पर ग्रीन पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार इस बैन को हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली पर हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि सरकार प्रमाणित हरित पटाखों के उपयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश मांगेगी। तो वहीं दोस्तों सोने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। कीमत 1,30,000 के पार। जी हां, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई है। निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि और रुपए की गिरावट के चलते सोने के दामों में बड़ी तेजी दर्ज की गई। बाजार में सोना 9,700 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यानी अब 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1,30,000 रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों वाकई में सोने के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं, जो कि मिडिल फैमिली, गरीब लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दोस्तों आपकी क्या है इस पर राय बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।